नमस्ते दोस्तों। हम कारक पढ़ रहे थे और कारकों में हमने कर्ता कारक पढ़ लिया है पिछली कक्षा में। कर्म कारक हम पढ़ रहे थे और उसके भी हमने कुछ सूत्र पढ़े थे, जिनमें से अकथितम च सूत्र हम पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, अकथितम च सूत्र के अंतर्गत हम 16 द्विकर्मक धातुओं का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से 2 धातुओं को हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में और उनके उदाहरण भी देखे थे। आज तीसरी धातु से देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति ये चल रही थी दोस्तों। इसमें सूत्र चल रहा था अकथितम च। यह सूत्र हुआ दोस्तों अकथितम च। ये सूत्र हो गया। इस सूत्र के अंतर्गत 16 द्विकर्मक धातुएं हमने शुरू की थी, जिनमें से पहली धातु दुह, दुहना, दूसरी याच, मांगना। ये हम पढ़ चुके हैं, इनके उदाहरण देखे और बहुत ही अच्छे से हमने इनको समझा। अब तीसरी धातु से लेते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गई खत्म। अब तीसरी धातु दोस्तों अच। अच का अर्थ होता है पकाना, पकाना। दंड चौथी धातु, ये दंड, दंड देना, दंड देना। पांचवी दुह याच पच दंड। दुह याच पच दंड रुद्ध। रुद्ध धातु दोस्तों, रुद्ध का मतलब होता है रोकना, तो ये रोकना। अगली धातु दुह याच पच दंड रुद्ध प्रच्छ। प्रच्छ माने पूछना, तो ये प्रच्छ धातु और इसका अर्थ हो गया पूछना। ये कुछ धातुएं हैं दोस्तों। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, तीसरी धातु का उदाहरण लेते हैं। जैसे मोहन, पकाना। मोहन, मोहन मोहन चावलों से भात पकाता है। मान लीजिए ये उदाहरण हुआ।
पकाना पच धातु, ठीक है। अब मोहन करता है और पकाना है क्रिया, ठीक है। ये तो हो गया कर्ता और ये क्रिया। अब भात, भात को बोलते हैं ओदन। ये भात, ये हो जाएगा ओदनम, ओदनम। अब ओदनम जो है, भात पकाता है, तो भात यहां पर मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म की एक परिभाषा लिखते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मुख्य कर्म की को पहचानने के लिए परिभाषा है दोस्तों। यह मुख्य कर्म को पहचानने के लिए हम क्या और किससे प्रश्न करते हैं दोस्तों। क्रिया के द्वारा, क्रिया से क्या और किसको प्रश्न पूछते हैं, तो हमें मुख्य कर्म का पता चल जाता है। क्रिया से प्रश्न, क्रिया से क्या या किसको प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। अब जो उत्तर आता है वह मुख्य कर्म, वह मुख्य कर्म होता है। ये मुख्य कर्म को पहचानने के लिए सरल सी एक परिभाषा है। क्रिया से क्या किसको प्रश्न पूछते हैं, जो उत्तर आता है वह मुख्य कर्म होता है। अब इस वाक्य में पकाता है, हमने प्रश्न पूछा क्या पकाता है, या ये क्या पकाता है या किसको पकाता है, तो वह भात को पकाता है, वह भात पकाता है। तो हमें पता चल गया सीधा सा कि यह मुख्य कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर भात हो जाएगा मुख्य कर्म, ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति आनी है मुख्य कर्म में, तो ओदनम हो गया, ठीक है। अब पकाता है क्रिया है, तो पचती पचतः पचंती। कर्ता मोहन है, तो मोहना, और कर्ता एक वचन, तो क्रिया भी एक वचन पचती, ठीक है। अब ये देखिए, कर्ता हो गया मोहन, और यह पकाता है क्रिया, तो ये पचती। अब चावलों से, है ना, तो ये चावलों से जो है ना, यह भी कर्म ही है, और इस कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, चावलों से। तो यह चावल को बोलते हैं तंडुल, और यह हो जाएगा तंडुलान। मोहनः तंडुलान ओदनम पचति। मोहन चावलों से भात पकाता है। पिछली कक्षा में हमने बहुत ज्यादा जो है इस बात को समझाया है कि मुख्य कर्म और गौण कर्म क्या होता है। तो आप पिछली कक्षा को देख ले एक बार, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब ओदनम तो हो गया मुख्य कर्म, बचा क्या, तंडुल चावल, तो ये हो जाएगा गौण कर्म, ठीक है। तो ये तंडुल, ये चावल, ये क्या है, गौण कर्म, ठीक है। ये उदाहरण हो गया दोस्तों। अब अगला उदाहरण देखते हैं।
ये है पच धातु का उदाहरण, दुहु याज पच दंड। अब दंड धातु का उदाहरण देखते हैं दोस्तों। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए दोस्तों और नोट्स बना ले जरूर से जरूर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम। यह दंड धातु, इसका अर्थ होता है दंड देना, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, राजा चोर पर 100 रुपए दंड देता है, ठीक है। तो ये उदाहरण, राजा चोर पर 100 रुपये दंड देता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम कर्ता देखेंगे। राजा क्या है? कर्ता। तो निरपह, ये राजा, ये निरपह, ये हो गया, ठीक है। यदि आपको यह समझ में नहीं आता है कर्ता या क्रिया, तो आप शब्द रूप और धातु रूप उन दोनों को अच्छे से देखें। आपके पास जो भी सोर्स है उससे कर्ता और क्रिया आपको समझ में आ जाएगी क्या होता है। आगे की आने वाली कक्षाओं में शब्द रूप और धातु रूप का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यह निरपह राजा दंड देता है, दंड धातु, दंड देना। राजा चोर पर 100 रुपए दंड देता है, निरपह, और देता है तो दंड देता है। इसको, ये पूरी एक क्रिया हो गई दोस्तों, और इसके रूप चलते हैं दंडयति, दंडयतः, दंडयन्ति, ठीक है। तो दंडयति हो जाएगा ये क्रिया, ये इस प्रकार से दंडयति, ये हो गया, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब 100 रुपए दंड देता है। तो अभी हमने आपको परिभाषा लिखाई, हमें मुख्य कर्म ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? 100 रुपए दंड देता है, तो क्या देता है ना, और किसको देता है ना। तो यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे, क्या देता है? तो दंड देता है ना, दंड देता है। तो दंड क्या हो जाएगा? मुख्य कर्म हो जाएगा, और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये दंड, ये दंडम, ये द्वितीय विभक्ति हो गई। अब राजा चोर पर 100 रुपए दंड देता है, ठीक है। तो अब चोर पर, है ना, अब एक चोर है, तो अब यह भी कर्म है, ठीक है, चोर पर। अब देखिए यहाँ पर अब कौन से कारक में में पे पर आता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के ही अधिकरण में पे पर, है ना। अब ये पर आ गया, अधिकरण में पे पर। अधिकरण है सप्तमी, अधिकरण में होती है सप्तमी विभक्ति। अब यहाँ पर अर्थ आ रहा है चोर पर, में पे पर, है ना, तो अधिकरण है सप्तमी। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? चोर में सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। लेकिन अकथितम च सूत्र यही कहता है कि जब वाक्य में इस प्रकार से, अब ये अधिकरण सप्तमी अधिकरण कारक हो रहा है, लेकिन यह दंड, ये धातु है ना, 16 द्विकर्मक धातुओं में से एक धातु है दंड धातु, और इसी दंड धातु के योग में इस, ये जो चोर पर, ये जो अधिकरण की ये ध्वनि आ रही है, अधिकरण कारक का पता चल रहा है, तब भी इसमें जो है द्वितीय विभक्ति होगी, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति नहीं होगा। इतनी सी बात समझने लायक है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा निरपह, निरपह चोरम शतम, निरपह 100 रुपए, है ना, शतम दंडीय, ठीक है। तो निरपह चोरम शतम, सॉरी ये दंड यहां नहीं लिखेंगे,
शतम दंडयति। थोड़ी सी यहाँ पर भूल हो गई है दोस्तों, 100 रुपए देता है, तो हम क्या से प्रश्न करेंगे, क्या देता है, तो 100 रुपए देता है। तो ये शतम है ना, ये है मुख्य कर्म, ठीक है, ये है मुख्य कर्म, ठीक है। और ये जो चोर है ये गौण कर्म है दोस्तों, गौण कर्म। दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुख्य कर्म, जैसे ये वाक्य दे दिया, अब आपसे पूछेगा कि इस वाक्य में गौण कर्म क्या है, तो आपको पहचानना है कि इसमें चोर गौण कर्म है, ठीक है। अब आप पहले तो सबसे पहले पता लगाएंगे मुख्य कर्म का। मुख्य कर्म का हमें पता लग गया कि शतम जो है मुख्य कर्म है, तो बाकी बचा जो कर्म है वो गौण कर्म होगा, तो हम उत्तर दे देंगे गौण कर्म चोर है, इस प्रकार का वाक्य आएगा। तो ये प्रश्न बनता है। प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों कि ये जो शतम है इस पे अंडरलाइन करके दे देगा कि यह कौन सा कर्म है, इसमें कौन सा कर्म है, उदाहरण दे देगा गौण कर्म, मुख्य कर्म, तो यह फिर हमें मुख्य कर्म आंसर लगाना पड़ेगा, तब हमारा प्रश्न राइट होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया वाक्य, है ना। क्या क्या देता है, 100 रुपए दंड देता है, तो क्या देता है, क्या किसको से हमने प्रश्न कर लिया, 100 रुपए देता है, तो मुख्य कर्म हो गया और यह गौण कर्म हो गया। ये उदाहरण हो गया दोस्तों। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अब दुह याच पच दंड, ये 4 धातुएं हो गई। अब रुद्र धातु का उदाहरण देखते हैं दोस्तों। यह रुद्र धातु और यह इसका अर्थ हुआ रोकना। अब एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे राम बाड़े में गाय रोकता है। उदाहरण हो गया राम बाड़े में गाय रोकता है, ठीक है। अब राम कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, तो यह हो गया राम। राम क्या कर रहा है, रोक रहा है। रोकना क्रिया है, इसके रूप चलते हैं, इसका हो जाएगा अवरुणद्धि, है ना। ये अव और ऋण धी, इस प्रकार से, ठीक है। अब राम अवरुणद्धि, राम रोकता है, ठीक है। अब गाय को रोकता है, तो हमने प्रश्न किया क्या रोकता, किसको रोकता है, क्या या किसको से प्रश्न करेंगे, तो किसको रोकता है, तो गाय को रोकता है। गाय मुख्य कर्म हो गया और मुख्य कर्म में हो जाएगी द्वितीय विभक्ति, तो यह हो जाएगा गाम, ठीक है। यह तो मुख्य कर्म हो गया। अब बाड़े में ये बचा है, बाड़े में, तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा गौण कर्म, ठीक है। बाड़े में, अब ये में अर्थ आ रहा है, तो अधिकरण में पे पर, है ना, सप्तमी विभक्ति। ऐसा लग रहा है हमें इस में को पढ़ करके कि यह अधिकरण कारक होना चाहिए यहाँ पे। अब परीक्षा में यही प्रश्न आता है, और अगर हम यहाँ अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति लगा देंगे ना दोस्तों, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। अकथितम चाहिए कहता है कि इसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी, इसकी अधिकरण संज्ञा नहीं होगी, गौण कर्म की अधिकरण संज्ञा नहीं होगी, इसकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। और यदि पूछे कि ये वाक्य देखे कि इसमें कर्म संज्ञा किसकी हुई है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बाड़े में। ये जो शब्द है ना बाड़े में, इसी शब्द की कर्म संज्ञा हुई है, ठीक है। तो बात हो गई मुख्य कर्म की, गौण कर्म की और कर्म संज्ञा की। ये तीनों पे प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। तो बाड़े में ये जो है शब्द, इसकी कर्म संज्ञा होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये बाड़े में जो है ना, इसको बोलते हैं ब्रज, संस्कृत में क्या बोलेंगे, ब्रजम, ब्रजम, ठीक है। तो रामः ब्रजम गाम अवरुणद्धि, राम बाड़े में गाय रोकता है, ठीक है। समझ में आ गया। दोनों में कर्म है, 2 कर्म होंगे, 16 द्विकर्मक धातु के योग में रुद्र धातु रोकना धातु है, उसके योग में
जो है दो कर्म वाक्य में पाए जाएंगे, और जब दो कर्म वाक्य में पाए जाए और ये इस प्रकार की रुद्ध धातु रोकना धातु दिखाई दे तो समझ जाओ कि कर्म संज्ञा होगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब ये जो बाड़े में है ना, इसकी होगी क्या, कर्म संज्ञा। यदि प्रश्न आ जाता है कि कर्म संज्ञा इस वाक्य में कर्म संज्ञा बताइए, तो हम यह शब्द बता देंगे। ठीक है, यह स्पष्ट हुआ दोस्तों। हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए दोस्तों, या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। हम आगे देखिए उदाहरण, यह हो गया दुहु, याच, पच, दंड। ठीक है ना, दुहु, याच, पच, दंड और रुद्ध। ठीक है, यह 5 धातुएं हुई। अब एक और धातु है दोस्तों, दुहु, याच, पच, दंड, रुद्ध हो गई। और अब प्रच्छ धातु का हम उदाहरण देखते हैं। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। अब प्रच्छ धातु का एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यह प्रच्छ धातु, इसका अर्थ होता है दोस्तों पूछना। ठीक है, तो जैसे शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है, तो यह उदाहरण हो गया दोस्तों, शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो शिष्य यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिष्य। यह हो गया शिष्य। कर्ता पूछता है, कर्ता के अनुसार क्रिया पृच्छति, एक क्रिया आ गई पृच्छति। ठीक है, अब क्या और किसको से हम प्रश्न कर लेंगे, क्या पूछता है, प्रश्न पूछता। ठीक है, तो यह प्रश्न मुख्य कर्म हो जाएगा। प्रश्न क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा इसमें। यह प्रश्न, यह हो गया मुख्य कर्म। ठीक है, अब बचा क्या, गुरु हो गया यहाँ पे गौण कर्म, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। और गुरु से प्रश्न पूछता है। ठीक है, गुरु से प्रश्न पूछ रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो यह गुरु आ गया दोस्तों। ठीक है, ये हो गया गुरु। ठीक है, यह गौण कर्म है और इसकी कर्म संज्ञा हुई है। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आई दोस्तों। अब ये आज की कक्षा यहीं तक दोस्तों। ठीक है, अब इसे आप लिख लें। अगली कक्षा में हम और अन्य धातुओं के उदाहरण पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।